डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल या बहुपद पढ़ाने जा रहे हैं। ये चैप्टर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों के लिए है, इसीलिए हम दोनों लैंग्वेजों का यूज इसमें कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाली हैं, जिसमें आपको मैंने समीकरणों को हल करना सिखाया, द्विघात समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। तो उसमें 3 विधियाँ हमने आपको बताई है। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यह लास्ट ईयर तक हमारे कोर्स में था, अब हटा दिया गया है, इसको पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। यह विधि भी बहुत सरल है। अगर कोई प्रश्न आपसे उसके गुणनखंड फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो आप इस विधि का यूज कर सकते हैं। और दूसरी मैंने बताई है फार्मूला मेथड या सूत्र विधि, श्रीधराचार्य मेथड। यह मेथड जो है ये इस समय कोर्स में आपके है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके विषय में भी मैंने एक अलग से वीडियो बना के डाली है। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। और तीसरी विधि जो इस समय सबसे ज़्यादा चलने वाली विधि है और सबसे ज़्यादा फेमस विधि है, वो है गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। उस मेथड से ज़्यादातर बच्चे और ज़्यादातर टीचर्स क्वेश्चन को इस समय करते हैं, तो वो विधि भी है। लेकिन इससे पहले थोड़ा मैं आप लोगों को पॉलिनोमियल्स या बहुपद का इंट्रो देना चाहूँगा आज, क्योंकि आप लोगों को पहले जानकारी होनी चाहिए बहुपद या पॉलिनोमियल है क्या। जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप सवालों को करने में थोड़ा कठिनाई का अनुभव करेंगे। तो देखिए, कोई भी ऐसी इक्वेशन लिखी हो जिसमें एक से ज़्यादा पार्ट हो, उसको हम बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक पद वाली यह गिनती लिख दी, इसमें कितने टर्म्स हैं, एक ही टर्म है। टर्म अलग होता है प्लस माइनस से, इन नंबर से कोई मतलब नहीं होता। जैसे खाली y भी एक सिंगल टर्म है और 5y भी 5y भी ये भी सिंगल टर्म है। और यहाँ पर अगर हम 8z³ लिख दें तो ये भी सिंगल टर्म है। ये सारे सिंगल टर्म जो होते हैं इनको हम कहेंगे हिंदी में एक पदीय बहुपद। हिंदी में इनको कहेंगे हम एक पदीय बहुपद, और अंग्रेजी में इनको हम कहेंगे मोनोनोमियल। तो इंग्लिश भी आप लोगों को आनी चाहिए, मोनोनोमियल। ये इसका नाम हो गया। इंग्लिश मीडियम वाले मोनोनोमियल याद रखेंगे और हिंदी मीडियम वाले एक पदीय बहुपद याद रखेंगे। इसी तरह से अगर हमको कोई 2 पदों वाला मिल जाता है, जैसे x+3, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, या x⁴ - 5y, इसमें भी 2 टर्म हैं, यहाँ पर भी 2 पद हैं, तो इनको हम कह सकते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल इंग्लिश में कहेंगे, और हिंदी में अगर लिखा जाए तो इसे कहेंगे द्विपदीय, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं यहाँ पर। इसी तरीके से तीसरा हम बनाने जा रहे हैं आपके सामने, x⁵ - y² + 3, कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे, या हम लिख दें 3x² - 2x + 1। तो इसमें आप लोगों को 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल कहेंगे इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे त्रिपदीय। तो इसी तरीके से आप लोगों को इनके नाम अब समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम पहचान करते हैं ये बहुपद जो है ये कितने पदों वाला है, 1 पद का है या 2 पद का है। अब इसके बाद आ जाते हैं इसकी घात पर या डिग्री पर। जैसे द्विघात समीकरण क्या होता है या त्रिघात समीकरण क्या होता है। तो डिग्री आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, दोबारा से हम समझा देते हैं। डिग्री को हम कहते हैं घात या डिग्री। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। पूरी इक्वेशन में जो सबसे बड़ी घात होती है वो इसकी डिग्री होती है। जैसे ये वाली इक्वेशन हमारी लिखी है x⁵ - y² + 3, तो इसमें सबसे बड़ी घात 5 है, तो यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन की डिग्री हम 5 बोलेंगे या घात 5 बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अब एक इक्वेशन में लिखता हूँ यहाँ पर x³ - 3y² + 2x + 3y + 4z, कुछ भी ऐसे लिखते चले जाएँ, -5, ऐसे कुछ भी लिखते चले जाएं। इसमें सबसे बड़ी पावर अगर आप देखेंगे तो पावर आपको 3 मिल रही है। तो इस पूरी बहुपद की घात 3 है, या इंग्लिश में कहें तो इसमें पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो 3 है। तो इस तरीके से घातों के आधार पर ही इनको डिवाइड किया जाता है कि कोई भी जो हमारी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रिक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई इक्वेशन की पावर 2 है। अगर किसी इक्वेशन की पावर या घात या डिग्री 2 है तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण।
इसी तरीके से अब पहले हम बात करते हैं, शुरुआत से चलते हैं। एक घात, अगर किसी की घात एक है तो वो बोली जाएगी रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण, और इंग्लिश में रैखिक समीकरण हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, घात उसकी एक होगी। एक घात कहीं लिखी नहीं जाती है तो घात हमको दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है 5x+3, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात, यहाँ पर हम घात देखते हैं केवल चर पदों में, वेरिएबल्स में, जिनके वैल्यू चेंज हो सकती हैं। ए से लेकर जेड तक जो भी लेटर लिखे जाते हैं ये सारे हमारे वेरिएबल होते हैं। ये क्या होते हैं, वेरिएबल। हिंदी में इनको बोलते हैं चर। ठीक, तो इन्हीं पे पावर देखी जाती है। हमको नंबर से नहीं मतलब है, गिनतियों में हमको ये चीज़ें नहीं देखनी होती हैं। अब यहीं पर दूसरी इक्वेशन लिख रहे थे 3y+4z -8x -9n+4, कुछ भी लिख दो। तो इसमें भी देखेंगे आप, जो भी आपके जितने भी नॉन वेरिएबल या जितने भी अक्षर हैं इससे जेड तक, सबकी पावर, किसी के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है। जहाँ पे कोई पावर ना लगी हो वहाँ पर पावर 1 होती है। तो ये सारे आपके रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशंस हो गई और इसकी पावर आपकी 1 हो गई है। अब इसी तरीके से अब आ जाते हैं द्विघात समीकरण, या इसको लिखा जाता है हम द्विघात समीकरण, अंग्रेजी में कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी चीज़ को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से के ही करने होंगे एग्जाम्स में। इसको हिंदी में बोलेंगे द्विघात समीकरण और अंग्रेजी में बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब कोई ऐसा पोलिनोमियल या समीकरण है जिसकी घात 2 है, जिसकी पावर 2 है, तो वो बोली जाएगी द्विघात समीकरण। जैसे 5x² -3x+2, तो यहाँ पर पावर आपकी सबसे बड़ी जो डिग्री आ रही है इसकी 2 है, तो ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोली जाएगी। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो ax² + bx + c की फॉर्म में होती है। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c। अब यहाँ पर आपका ये आ जाता है कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया है x² -2। अब इसमें अगर आप देखें तो कहेंगे इसमें x के साथ तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये आपकी द्विघात समीकरण होगी, क्योंकि ये अगर इसका लिखें हम तो इसमें ये इस फॉर्म में है ax² + 0x -2, ये इस फॉर्म में है। -c कर दो या 2 कर दो, c कर दें यहाँ पर। अब यहाँ पर x की वैल्यू जो x² के साथ गुणे में गिनती है वो x की कोएफिशिएंट या गुणज बोली जाएगी। इस वर्ड को भी समझ लो, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणज। जिस नंबर से किसी लेटर की गुणा होती है वो उसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे मान लीजिए 5x² -3x +2 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो इसमें x² का कोएफिशिएंट या गुणज क्या है, इसका गुणज आपका हो जाएगा x² के साथ जो नंबर लगा हुआ है 5 हो गया। इसी तरीके से x का गुणज या कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -3 लगा हुआ है, साइन के साथ लिखना है बेटा, साइन छोड़ना नहीं हमें। और जो 2 है ये हमारा अचर पद बोला जाएगा या बोला जाएगा नॉन वेरिएबल। इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉन वेरिएबल और हिंदी में बोलेंगे अचर पद। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान से समझ लेना है, जिससे आपका जो पूरी चैप्टर है वो बहुत ही इजी हो जाएगा और इस चैप्टर को आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आ जाते हैं क्यूबिक इक्वेशन इसको कहेंगे। क्यूब वर्ड आप लोग जानते हैं पहले से, हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिघात समीकरण। जिसकी घात या डिग्री 3 हो त्रिघात समीकरण बोली जाएगी। ये किस फॉर्म में होती है, ये होती है ax³ + bx² + cx + d, इस फॉर्म में होगी। = 0 डाल देते हैं। वेयर, जहाँ पर a b c एंड d आर इंटीजर्स, मतलब a b c और d क्या है, ये कोई पूर्ण संख्याएं हैं। यहाँ पर a b और c d ये गिनती हैं, a b c d पूर्ण संख्याएं हैं।
यहाँ पर पूर्ण संख्या ना लिख के हम प्राकृतिक संख्याएं अगर चाहें तो लिखते, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जीरो भी इनमें आ सकता है और जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को हमने त्रिघात समीकरण तक समझा दिया है। इसके बाद एक क्वैड्रिक इक्वेशन भी होती है, 4 घात की समीकरण। हालांकि उसके सवाल आपके चैप्टर में है नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं क्वैड्रिक इक्वेशन। अब लिखेंगे क्वैड्रिक इक्वेशन या चतुर्घात समीकरण। अब आप लोग समझ ही चुके होंगे जिस तरीके से बाकी इक्वेशन हुई हैं उस हिसाब से क्या होना चाहिए। इसमें घात हमारी या पावर जो है या डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए, 4। जिस इक्वेशन की डिग्री 4 होगी वो चतुर्घात समीकरण होगी। ये दो चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं, द्विघात समीकरण क्या होता है और पॉलिनोमियल्स या बहुपद क्या होते हैं। तो इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर की पहली इक्वेशन है उसमें कुछ चीज़ें दी हैं, उनको समझने के लिए आपको हम एक छोटी सी चीज़ समझा दे रहे हैं, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आप लोगों के लिए, ग्राफ के लिए अलग से वीडियो में एक डालूंगा, तब तक थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर हमको एक ग्राफ का पेपर ले लें और उसको 4 टुकड़े बराबर काट दें बीचों बीच से, तो ये वाली एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस होती है। इसमें इस साइड पे एक्स लिखेंगे और लेफ्ट साइड में एक्स के ऊपर डैश लगा के लिख लेंगे। ऐसे ऊपर हम वाई लिखेंगे और नीचे वाली साइड में वाई के ऊपर डैश लगा के लिख लेंगे। बीचों बीच में जहाँ दोनों पॉइंट काटते हैं यहाँ पर आपका 0 होता है और यक्स की साइड में हम नंबरिंग करते हैं, ये सारे नंबर हमारे प्लस के होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबरिंग करते जाते हैं। इसी तरह ऊपर वाई की साइड में ये सारे नंबर भी प्लस के होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब लेफ़्ट साइड में जो भी होगा वो माइनस का होगा। इधर जो नंबर डालेंगे हम, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 होगा एक्स की एक्सिस पे। इसी तरीके से नीचे वाई की एक्सिस पे -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ग्राफ पेपर पे कोई भी इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे तो सबसे पहले ग्राफ पेपर पे इतना काम हमको कर लेना है। अब यहाँ पर थोड़ी एक चीज़ और बता देते हैं आपको, चतुर्थांश क्या होते हैं। चतुर्थांश क्या होते हैं वो आपको बता दें। ये पहला वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, या इंग्लिश में अगर इसको बताएं तो बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद इस साइड में चलेंगे, ये आएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। इसको कहेंगे इंग्लिश में सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से ये वाला हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में बोल देंगे थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद आएगा चतुर्थ चतुर्थांश, इसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये चारों क्वाड्रेंट हो गए हैं। इनका काम क्या होता है, जैसे आपको कोई नंबर पूछा गया, एक नंबर दे दिएगा -3 और 4, आपसे पूछा गया ये किस चतुर्थांश या क्वाड्रेंट में है, तो आप कैसे बताएंगे। ये देखें, पहला वाला नंबर हमारा यक्स को डिनोट करता है, दूसरा वाला वाई को। तो आप देखिए यक्स पे -3 कहाँ पे है, इसमें यक्स पे -3 है, ये है, और वाई पे 4 इसके सामने इधर आएगा। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होकर जाके यहीं पे बनेगा जाके। इस हिसाब से ये किस चतुर्थांश या किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, द्वितीय में। तो इसका आंसर हम लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश या सेकेंड क्वाड्रेंट। इसी तरीके से आप लोग सारे चतुर्थांश जो हैं वो आप लोग बता सकते हैं। अब पहला जो क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज इसकी जो है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो इसी पर डिपेंड हैं। तो अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके पहली एक्सरसाइज के, पहली एक्सरसाइज हमारी 2.1 हम डाल लेंगे यहाँ पे। अब इसके बाद एक्सरसाइज 2.1 को सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पोलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। तो आपको क्या करना है, ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसमें आपको एक्स एक्सिस पर जीरोज बताने हैं। क्यों, एक्स के कितने जीरोज हो सकते हैं, या इसको ऐसे समझेंगे आप लोग, अगर कोई पोलिनोमियल को ये लाइन डिनोट कर रही हैं
तो जो पोलिनोमियल हमारा बनेगा उस पोलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जीरो हमारी एक्स की वैल्यू होती है। आपको ये देखना है इसमें जो भी लाइन ड्रा की गई हैं अलग से, ग्राफ के अलावा, ये 4 लाइनें तो ग्राफ की हमारी हो गई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाले, इनके अलावा इसमें अलग से ये लाइन ड्रा की गई है, दूसरे क्वेश्चन में ये लाइन ड्रा की गई है, तीसरे क्वेश्चन में ये लाइन ड्रा की गई है, चौथे में ये लाइन ड्रा की गई है। आपको देखना है ये लाइनें एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रही हैं, कितनी जगह पे काट रही हैं। जितनी जगह पे ये एक्स एक्सिस को काटेंगी आपका उत्तर उतना ही होगा। अब पहले क्वेश्चन में देखिए, आपको ये जो लाइन दी हुई है ये एक्स वाली लाइन को कहीं पे नहीं काट रही, केवल वाई एक्सिस वाली लाइन को काट रही है। जब एक्स एक्सिस वाली को ये काट नहीं रही है तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज, इसके आगे इक्वल टू 1 लिख देंगे। अर्थात हिंदी में अगर बोलें तो शून्यकों की संख्या पूछी गई है, शून्यकों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पर 1 नहीं लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि ये लाइन जो है वो कहीं नहीं काट रही है एक्स वाली लाइन को, हमको केवल इतना ही देखना है। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसका दूसरा, इसमें आप लोग नंबर ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें ये जो लाइन दी हुई है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रही है, केवल एक जगह पे काट रही है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमारी 1 हो जाएगी। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में ये लाइन जो हमारी दी हुई है, देखो एक्स एक्सिस को एक जगह पे यहाँ काट रही है, दूसरी जगह पे यहाँ, तीसरी जगह पे यहाँ, 3 जगह पे काट रही है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज हमारा कितना हो जाएगा, 3। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चौथे में देखेंगे आप, चौथे में ये वाली लाइन जो है एक्स एक्सिस को 1 और 2 जगह पे काट रही है, तो फोर्थ का उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 2, 2 आ गया इसका आंसर। शून्यकों की संख्या 2 हो गई। पाँचवें वाले में देख लीजिए, पाँचवें क्वेश्चन में एक्स वाली लाइन को कितनी जगह काटेगी ये लाइन, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या हमारी जो है वो कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरोज, 4 जगह काट रही है, 4 हो गई, 1 2 3 4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका छठा पार्ट। छठे में देखो, एक्स एक्सिस को ये लाइन कितनी जगह पे काट रही, 1 जगह पे कट रही है और 2 जगह पे टच कर रही है। टच करना भी इंटरसेक्टिंग माना जाता है, काटना ही माना जाता है। तो 1 2 और 3, इसमें जीरोज की संख्या, शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 3। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब एक्सरसाइज 2.1 में इतना ही था। ये एक्सरसाइज 2.1 आपकी पूरी सॉल्व हो गई है। इसके